नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली महू में देश भर से अनुयायियों का सैलाब उमड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में आए राजनीतिक दलों के नेताओं ने जहां श्रद्धा प्रकट की, वहीं सियासत भी गर्माती रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई भाजपा के दिग्गज महू पहुंचे और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम कांग्रेस के नेताओं की दस्तक भी वहां हुई। संविधान निर्माता की जयंती पर दोनों प्रमुख सियासी दलों के बीच के नेताओं की बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस ने जहां भाजपा पर आरोप लगाए तो सीएम सहित भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को घेरा। इससे एक बार फिर बाबा साहेब पर सियासत तेज हो गई है। पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती। महू में श्रद्धा के साथ सियासत की बात। भाजपा नेताओं ने उठाए कांग्रेस पर सवाल। कांग्रेस नेताओं ने किया भाजपा पर पलटवार। संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती प्रदेश भर में मनाई गई। इस खास अवसर पर मध्य प्रदेश की पावन भूमि महू एक बार फिर इतिहास की साक्षी बनी। देश के कोने कोने से आए हजारों अनुयायियों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता बाबा साहेब की जन्मस्थली महू पहुंचे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके संस्मरण याद किए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया। उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया गया। ये ऐतिहासिक भूल है जिसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इधर सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, उनको लोकसभा में भी जाने नहीं दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया था। उस 40,000 निरपराध लोगों को भूल नहीं सकते। उस भूल के कारण से हमारे देशभक्तों का खून, चाहे पुलिस का हो, सेना का हो, सिविलियन का हो, कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर पूरा देश एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, ये अंबेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नेहरू जी ने मजबूर किया और उनको मजबूरी के बल पे उस बात की मान्यता दी। उसका कष्ट सबने देखा, सबने भोगा। अरे हम तो और बड़े अलग प्रकार के भाव से बोलना चाहते हैं आज अतीत का, लेकिन इतिहास झुटला नहीं सकते। जो कानून मंत्री बने अंबेडकर जी, उनकी जो योग्यता थी, अरे जो इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे समाज की लड़ाई लड़ रहा है, उनने अपने लोकसभा के अंदर अधिकारों का सृजन करके हमको लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर लोकसभा में चुनाव के लिए जा रहा था तो ये अतीत का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने हरा करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी गलती। लोकसभा में अगर अंबेडकर जी जाते तो कितना गौरव बढ़ता। अरे लोकतंत्र का मतलब ये है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, ऐसे महान लोगों को आगे लेके चलना ही चाहिए। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ अंबेडकर जी के जन्म स्थान से। और मैं गौरवान्वित होता हूँ जब भी यहाँ पर आता हूँ और बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ तो मैं गौरवान्वित होता हूँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से बाबा साहब का सम्मान किया, और उसके बाद जब कांग्रेस ने 60 साल तक उनको भारत रत्न नहीं दिया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुरोध पर वीपी सिंह की सरकार ने उनको भारत रत्न प्रदान किया। तो उनको उच्च स्तर का सम्मान देना था, वो भी कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में भी जाने नहीं दिया
उनको हराने का काम किया। कांग्रेस ने जब धारा 370 लगाई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाबा साहब ने एक पत्र लिखा था कि ये संविधान की आत्मा की हत्या है। इधर महू में बाबा साहेब को याद करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 13 तारीख को अमित शाह भोपाल तो आए, लेकिन बाबा साहेब की जन्मस्थली आने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। उन्हें आकर माफी मांगनी चाहिए थी। जो बीजारोपण हुआ संविधान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को लेकर, इस देश की सामूहिक एकता और अखंडता और भाईचारे को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर और इस देश में समानता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसके विजन को लेकर उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनकी जन्मस्थली पर आज आने का अवसर मिला। मैं सोचता हूं कि ऐसे में आज शपथ लेने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश शासन को, देश के शासन को, कि जो अराजकता देश में हो रही है, संविधान खतरे में आ रहा है, संविधान का समाप्त करने की ओर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जारी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह जी ने संसद में किया है, इसके लिए देश के आम नागरिक को जागने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं इस बात को कि ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं हो सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान और संविधान की रक्षा एक देशभक्त नागरिक की भावना के अनुरूप होना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से संविधान का उल्लंघन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर किया। महू की भूमि सिर्फ एक जन्मस्थली नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की चेतना का केंद्र बन चुकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती ये साबित कर गई कि विचारों की लौ कभी बुझती नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी देखने को मिला कि बाबा साहेब पर सियासत भी अनवरत जारी रहने वाली है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपका करवाते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर राजेश जौहरी, हमेशा की तरह आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो मिलन भार्गव जी, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए और इन कार्यक्रमों में खास बात ये रही कि सोचते हैं कि ऐसा कहते हैं कि भाई कोई अच्छा पावन अवसर हो, किसी महापुरुष की जयंती हो तो सियासत नहीं होती, लेकिन सियासत तो हर दौर में देखने को मिलती है, चाहे कुछ भी हो। शुरुआत कोई करे पर बार पलटवार का दौर भी होता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भी सियासत, उनको नमन करने पर भी सियासत, एक दूसरे को कोसने की क्या जरूरत, आज के दिन तो छोड़ देते। मिलन जी, एक ही परिवार का महिमा मंडन करते हुए और विराट व्यक्तित्व थे जिनके कारण आजादी के बाद आज तक देश का लोकतंत्र जिस आधार स्तंभ को लेकर चल रहा है और मजबूती की तरफ विश्व में एक अमिट छाप छोड़ रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब उनके विराट व्यक्तित्व का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चित्रण करना शुरू किया, संजोना शुरू किया, ये सियासत तभी से शुरू हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये सियासत अच्छी नहीं लग रही। उनको लग रहा है कि अम्बेडकर जी कैसे महान, वो तो नेहरू का गुणगान करते हैं, वो इंदिरा गांधी का गुणगान करते हैं, इसके अलावा देश में जो सारा कुछ है वो उनका दिया हुआ और किसी ने कुछ नहीं दिया, ऐसा कांग्रेस मानती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की योग्यता और उनका विराट व्यक्तित्व जो हमारी पीढ़ी को आने वाले भविष्य को मालूम होना चाहिए, उसके लिए प्रयास सरकार बहुत लगातार कर रही, चाहे वो कार्यक्रमों के माध्यम से हो या उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, जहाँ उनकी दीक्षा हुई, यहाँ कर्मभूमि है, उन सबको संजोकर आज देश विदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको संजोया है। और जिस प्रकार से भविष्य की पीढ़ी को लिए एक लंबा साहित्य तैयार करके आने वाले पीढ़ी को देने का जो काम किया, उससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई और उनको लग रहा है कि जो सियासत उन्होंने की थी उसका पर्दाफाश हो गया और आज जिस प्रकार से राजनीति को करते आए
उस राजनीति में उनको गर्त में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता। आप इंटरप्रेट करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत क्षणिक होता है। यदि दीर्घकालिक आपको कोई परिणाम चाहिए तो सत्य के करीब होना पड़ेगा, जो कांग्रेस पार्टी नहीं है। सियासत जरूरी है, बार पलटवार जरूरी हैं। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे भाजपा, माफ़ी मांगे अमित शाह जी, माफ़ी मांगे सब कोई, मतलब ये आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे आप लोग। कम से कम आज ये सियासी बयानबाजी से तो हो सकता था कि थोड़ा सा दूरी बनाएं। हेलो जीतन जी। अच्छा, देखिए महेंद्र जी, सवाल इस बात का उठता है कि इसकी शुरुआत किसने की। आज इतने बड़े महापुरुष का कार्यक्रम हमने आयोजित किया, पूरे देश में हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये सब बयान देने की जरूरत क्या थी, आप ये बताइए। कहीं ना कहीं सियासत शुरू उन्होंने की। आज का दिन सियासत करने का नहीं है, आज का दिन उनके सिद्धांतों के पालन करने के लिए हमको शपथ लेने का है, जो हम लगातार करते रहे। आप ये देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अंबेडकर के हिमायती बन गए। आपने देखा अभी सदन में किस तरीके से अंबेडकर के नाम पर अमित शाह झुंझुलाए थे। अंबेडकर 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 लगा रखा है आप लोगों ने। ये शब्द जो है ये उनके मन की भावना को स्पष्ट रूप से आकार दे रहे थे। आप ये देखिए, अंबेडकर और सावरकर, ये दोनों के बीच में कभी पटरी नहीं बैठी, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत जो थी वो सावरकर को लगातार अंबेडकर का विरोध करने के लिए मजबूर करती रही, और अंबेडकर लगातार शिक्षा की बात करते रहे। अंबेडकर ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात की, और भारतीय जनता पार्टी को ये पचा नहीं रहा, क्योंकि सावरकर अगर शिक्षा के प्रसार को स्वीकार कर लेते तो फिर झंडे लेके और नारे कौन लगाता। तो आरएसएस ने हरदम जो भी इस देश के लिए काम की चीजें हुई उनका विरोध किया। देखिए, अंग्रेजों की गुलामी करने की बात हो, कई बार माफीनामा इनका सामने आया। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, एक भी व्यक्ति इनका उस संघर्ष में शामिल नहीं रहा। इसके बाद जब भारत के नवनिर्माण की बात आई, जब भी इन लोगों ने विरोध किया, उसी अंबेडकर का जिन्होंने हमें संविधान दिया। याद करिए 12 दिसंबर 1949 को रामचंद्र गुहा की किताब में स्पष्ट लिखते हैं वो कि आरएसएस ने अंबेडकर का पुतला जलाया था। क्यों जलाया साहब? क्योंकि अंबेडकर महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे, अंबेडकर शिक्षा को अधिकार देने की बात कर रहे थे, अंबेडकर उस दलित वंचित समाज की आवाज बन के उभर रहे थे जिसको आरएसएस पसंद नहीं करती। और वही भावना आज चली आ रही है। मुख्यमंत्री के मुंह से आपने सुन लिया किस तरीके से आज ये अंबेडकर साहब के हिमायती बनने का काम कर रहे हैं। अरे इन्होंने तो अछूत बांटके तक कह दिया था। ये आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। निश्चित तौर पर आज आप देखिए, अंबेडकर साहब को ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात हो, उनको अधिकार देने की बात हो, उनके साथ मिलकर के इस भारत को संविधान बनाने की जो कल्पना की थी वो आपने देखा किस तरीके से पूर्ण हुई, साकार हुई। ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है कि संविधान के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं। जब आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं योगदान नहीं, तो कहते हैं सरदार पटेल कांग्रेस के विरोधी थे। अब इससे बड़ा मजाक क्या होगा? आप मूर्ति बना करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरदार पटेल हमारे पार्टी से संबंधित थे, जबकि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। तो इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग आज उन महापुरुषों को अपना साबित कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि सावरकर में और अंबेडकर में वैचारिक रूप से असहमति थी। स्वीकार कीजिए ना आप इस बात को। लेकिन चूंकि अब आपको वोट दिखने लगा, आपको वोट बैंक दिखने लगा, आपको सत्ता की राजनीति का दरवाजा उन्हीं के बीच में से निकल के जाता है, तो आप उनके हिमायती बन गए। ये इतिहास पढ़िए, इतिहास में सब चीजें लिखी है, साफ समझ में आएगा। ठीक। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सियासत वक्त कोई अवसर कुछ नहीं देखती, सियासत सिर्फ सियासत होती है। सियासत होती है और सियासतदारों को सिर्फ सियासत ही दिखती है और वही करना होता है। चाहे विषय कोई भी हो, चाहे कोई दुर्घटना हो जाए तो सियासत होती है, कोई अच्छी चीज हो जाए तो सियासत होती है। बात तो ये है, लेकिन आज हमको एक चीज देखनी चाहिए कि बाबा साहब जो भीमराव साहब अम्बेडकर जो है, जिसकी जनवरी बहू में है, जिस तरह से एक चीज पर विचार करना पड़ेगा, कांग्रेस और भाजपा आपस में एक दूसरे को भले ही
दोष देते रहेंगे। लेकिन एक बात तो विचार करना पड़ेगा कि महेंद्र जी, आज से करीब 10, 12, 15 साल पहले तक यहाँ पे 2-2 लाख लोग आते थे। मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, ये स्थिति होती थी मऊ में। पूरा शहर, पूरे सड़क भरे रहते थे। आज जो है 5,000, 10,000 लोग से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये जो नई पीढ़ी क्यों नहीं आ रही है। मतलब पुराने लोग तो अभी भी जो विदर्भ से आ रहे हैं, वो जो नागपुर साइड से जो लोग आ रहे हैं, वो पुराने लोग तो खूब दिख रहे हैं। जो 60-70 ईयर्स वाले लोग हैं, 55 से ऊपर वाले, वो तो दिख रहे हैं। पर हमें अभी भी वो नहीं दिख रहे हैं जो युवा पीढ़ी है, बहुत कम दिख रही है। कोई मजबूरी में किसी के नाना आए, किसी के दादा आए, तो उनके साथ में लड़का या लड़की आ गए, वो एक अलग बात है। तो एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जबकि पहले वहाँ सुविधाएं नहीं थी, अब इतनी सुविधाएं हो गई हैं। अम्बेडकर जन्मभूमि पे खाने पीने की इतनी व्यवस्था हो गई है, सरकार का इतना बड़ा फंड लगता है खाने पीने सारी चीजों की व्यवस्था करने में, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। इस पर हमको विचार करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ चूक हुई है। जो अम्बेडकर साहब को के लिए जो भीड़ आती थी, वो भीड़ कहाँ गुम हो गई है। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है महेंद्र जी, जो ट्रेन थी पहले अकोला से जो ट्रेन आती थी, वो खड़ा होके, तो वो रेलवे लाइन का बंद पड़ी हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले सारी ट्रेनें 3 दिन पहले से पूरी भर के आती थी, और वो ट्रेनें हर ट्रेन भर के आती थी, और यहाँ पे लोग आते थे। अब उधर गरीबी बहुत है। जो अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग जो है ज्यादातर, वो जो उनके समाज के भी हैं, हालांकि किसी महापुरुष का कोई समाज नहीं होता है, पर जिस जाति वर्ग से वो निकले थे, उस जाति वर्ग के थे, वहाँ से लोग आते हैं। तो वो ट्रेन का जो है बंद होना बहुत चिंता की बात है, और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं है, जो होना बहुत जरूरी है। अब अपन किसी में प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसने मोटिवेट नहीं किया आने का, लेकिन वो जो लोग कम हो रहे हैं, वो चिंता की बात है। और दूसरी बात ये है, जितेंद्र जी अभी रामचंद्र गुहा की बात कर रहे थे, तो रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर, इरफान हबीब को तो कोई भी समझदार लोग जितने, क्योंकि हम तो देखिए हमारी गिनती बहुत विद्वानों में है, बहुत बड़े बड़े मंचों पे हमें इतिहास के ऊपर बोलने के लिए बुलाया जाता है, इनको इतिहासकार माना ही नहीं जाता है। आपने किताबें किसी कारण से किस नैरेटिव को पूरा करने के लिए आपने किताबें लिखी, इन लोगों को आप सोचिए, रोमिला थापर और रामचंद्र गुहा को, इनकी कोई भी चीज पढ़ेंगे आप, तो उसमें इनका नैरेटिव सेट करना पहले जरूरी है। इनको कोई मतलब नहीं है इतिहास से, और इतिहास से छेड़छाड़ जितनी इन लोगों ने की, किसी और ने नहीं करी है। ठीक है। तो इसलिए उनकी किताबों का रेफरेंस ऐसा लगता है कि नहीं देना चाहिए, किसी भी जितेंद्र विद्वान आदमी है, नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों का। और ये बात जरूर है कि सरकार को इस बारे में पक्का विचार करना चाहिए कि, और दूसरी बात एक और है कि पंचतीर्थ बना दिया। पंचतीर्थ में जो है महू की जो जन्मस्थली है, उसको भी उन 5 तीर्थ में से एक ले लिया कि एक लंदन में है, एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है, एक नागपुर में, और एक महू में है। तो 5 तीर्थ हो गए। पंचतीर्थ के बाद भी 3.5 एकड़ जमीन भी दे दी सरकार ने, जिसमें धर्मशालाएं बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अच्छा। और आपको बताएं महेंद्र जी, किसी भी दिन आप वहां से निकलेंगे किसी भी समय, तो वहां पर आपको 1-2 बसें महाराष्ट्र की खड़ी हुई दिख जाएंगी, और लोग आते हैं। पता नहीं क्यों ये जो जयंती पे जो लोग नहीं आ रहे हैं, शायद इसका कारण यही जो कांग्रेस और भाजपा की आपस की लड़ाई है। शायद उनको लगता है कि ये राजनीतिक जो दांवपेच है, इससे मतलब वो पब्लिक को ऐसा लगता होगा कि ये तो राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, इसलिए नहीं आते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस पर इनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए दोनों पार्टियों। बिल्कुल। मिलन भार्गव जी, इस सियासी बयानबाजी से, बार पलटवार से, एक दूसरे पर आरोप लगाने से क्या बाबा साहेब के आदर्श और बाबा साहेब उस पार्टी के हो जाएंगे जो ज़्यादा आरोप लगा पाएगा, या उस पार्टी के नहीं होंगे जो उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा? क्या मतलब इस सियासत के साइड इफेक्ट तो बता दिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने कि जहां उनकी जन्मस्थली है वहां पर लोग आना कम होगा, आंकड़े बता रहे हैं वो। देखिए, उनका अपना आकलन है, इस पर बात तो नहीं जानता जी, लेकिन जिस प्रकार से भीमराव जी को अपने बनाने की बात है, वो देश के अपने आप अपने, उनको इस देश के व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व को इस देश की आत्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। और जिस विराट स्वरूप के लिए वो किसी वर्ग विशेष से नहीं, वो सब के, इस बात को आपको हमको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी यही से प्रयास कर रही है। नहीं तो कांग्रेस तो ये भी कहती है ना कि कब्जा कर रहे हैं आप महापुरुषों पे कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। कब्जा तो जब किया जाता है किसी के हिस्से में वो हो और उसको छीना जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने हिस्से में दबाए हुए है क्या?
ये तो कांग्रेस पार्टी बताओ, कांग्रेस पार्टी के बहुत साधारण से सवाल हैं कि उनके लिए आपने क्या किया, ये तो बता दीजिए आप। क्या आपने उनको भारत रत्न दिया? ये उनके व्यक्तित्व को लेकर आपने पाठ्यक्रमों में भविष्य पीढ़ियां, पूर्ववर्ती हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको पढ़ाने का प्रयास किया? या नेहरू से बड़ा उनका कद था, आज स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? नेहरू से बड़ा कद था, स्वाभाविक है। नेहरू जी को देश का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता था, ये समिति ने सुना। और जो वोट डाले गए उस वोट में एक भी वोट नहीं पाए। देश की जनता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, तो आखिर क्यों नहीं बनाएगा? लेकिन जिद के चक्कर में आपने देश के टुकड़े कर दिए धार्मिक आधार पर। और पाकिस्तान जैसा जो जड़ राष्ट्र दिया वो नासूर बना हुआ है, आतंकवाद से जड़ बना हुआ है। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है उससे वो दूर से दूर चली गई जनता, क्योंकि अवेयर हो गई। पहले तो क्या जिस प्रकार का युग था, इंफॉर्मेशन और चीजें वो अपने हिसाब से बदलते थे, करते थे। लेकिन आज जब जिस प्रकार से सच्चाई, सत्य और इतिहास से बनाया गया और दिखाया गया, उससे सारी स्थितियां बदलकर आज सबके साथ कभी पानी हो चुका। और हम तो कह रहे हैं ना, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप करिए, आप क्यों नहीं कार्यक्रम कर रहे? जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ अम्बेडकर जी के लिए क्या किया? आप भी करिए ना, कुछ करके दिखाए ना। लेकिन दशकों तक नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे। ये आपका स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। हम पहले भी कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं और भविष्य भी कर रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि आप जो है महापुरुषों को अपना तो बताते हो, लेकिन उनके लिए किया क्या है? ना इतिहास में किया, ना वर्तमान में। नहीं, देखिए ये तो गलत जानकारी है इनके पास। अंबेडकर साहब को अगर ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया, किसने बनाया ये छुपा नहीं है। अंबेडकर साहब की नीतियों पर किसने बात की? आप तो ये देखिए, आरक्षण पर बात करने वाली पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी जिसने अंबेडकर साहब के विचारों को शब्दशः अपने संविधान में लागू किया और उसी को लेकर आज भी खड़ी है। लगातार अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम कांग्रेस मनाती रही है। अभी जौहरी साहब ने बहुत बढ़िया सवाल किया कि आज लोग क्यों नहीं जा रहे। आज तो 20 सालों से आप सरकार में बैठे, अगर आप उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, उनके जन्मस्थली को लेकर के जरा भी गंभीर होते तो आज वहां पर इतनी भीड़ लगती जितनी दीक्षा भूमि नागपुर में भी नहीं लगती। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस प्रचार को कमजोर करने का काम किया। अब जब अमित शाह के मुंह से निकल गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो आपको लगा कि वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए आप अंबेडकर के भक्त बताने लगे अपने आप को। 20 सालों से आप सरकार में बैठे थे, आपने वो प्रयास क्यों नहीं किए कि उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग जा सके और कार्यक्रम कर सके? कहीं ना कहीं इस गलती को तो स्वीकार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अमित शाह एक दिन पहले आते हैं और अंबेडकर साहब की जयंती पर 2 फूल चढ़ाने नहीं जाते हैं। ये मानसिकता बताता है कि आप सिर्फ वोटों के लिए तो माला पहनाते, अंदर से आपकी बात जो है वो कहीं ना कहीं इनसे डिफर करती है, इनसे कहीं ना कहीं आपकी प्रतिस्पर्धा आज भी झलकती है। अब रामचंद्र गुहा की जिक्र किया, रामचंद्र गुहा को भले ही आप नहीं मानो, लेकिन ये तो कोई सतयुग की बात नहीं है। ये तो 12 दिसंबर 1949 का तो रिकॉर्ड है कि आरएसएस ने अंबेडकर का पुतला चलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं को अधिकार देने की बात की, उन्होंने शिक्षा को अधिकार बनाने की बात की। बस यही विरोध आपका था। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, ये तो आज भी दस्तावेज प्रमाणीकरण है कि आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम तो मनाते हैं भाई, बाबा साहेब के पहले भी हम आयोजन करते थे, अभी भी उनके आदर्शों पर चलते हैं। मैं आपको बताऊं, जो साबरकारवादी विचारधारा को मानता हो वो अम्बेडकर की विचारधारा को कभी नहीं मान सकता, क्योंकि दोनों प्रतिस्पर्धी विचारधारा है। इसमें कोई तर्क करने की बात ही नहीं है। बस तर्क बचता ही नहीं है फिर डॉक्टर राजेश जौहरी जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये आदर्श मूल्यों की बात हो रही है महापुरुषों के, कि सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर वोटों की बात हो रही है कि जो जितना अच्छा बोलेगा, जो जितना प्रभावी होगा। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए पूरा सम्मान में पूरा एक पखवाड़ा मनाएगी। अभी देखिए, आज ये मान के चलिए कि अम्बेडकर अब इतना बड़ा नाम हो गया है, ना सिर्फ अपने देश में, कोई ओबामा सिंबल ऑफ नॉलेज कह रहा है जिस आदमी को, ओबामा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज कह रहे हैं, और कहीं पर कुछ और कहा जाता है, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में और उससे भी बड़ी उपाधि दी जाती है विदेशी यूनिवर्सिटी की, और अपने देश में भारत रत्न किया जाता है। देखा जाए तो भारत रत्न को बहुत बाद में मिला। ये बिल्कुल आपकी रिपोर्ट में सही बात थी, जो बात हुई थी, या शायद इन्होंने बात होती थी कि उसको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। शायद जो सबसे पहला भारत रत्न मिलना चाहिए था वो अम्बेडकर साहब को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि जो देखिए, आज आपको बताया, लोग आज कुछ भी कहे कि उन्होंने संविधान में कुछ
के पब्लिश है जो जो डिबेट हुए थे, उसमें आप देखिए हर सवाल उठता था। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिलसिला जो है शाश्वत है और ये चलता रहेगा। लगता नहीं है कि कभी भी थमेगा। जब भी कुछ अवसर आएंगे तब ऐसी बयानबाजी। बहुत शुक्रिया, समय समाप्त होता है, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश जौहरी जी, और मिलन जी और जितेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, सबसे अहम बात यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और जयंती पर इस तरीके की बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कि आपने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, और कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब पर अतिक्रमण कर रही क्योंकि हमारे महापुरुष हैं। देखते हैं अब ये सिलसिला कब तक चलता है। हालांकि जब जब ऐसे इवेंट आते हैं तब तब बयानबाजी होती है। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।